Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? हाँ मैम। अरे नहीं मैम, नहीं दिख रहा। ओके, 10 गिनो। अरे भाई सांस लेके ब्रीद करो पहले। तो 10 9 8 7 नहीं करो। हाँ चलो। आपने प्रेजेंटेशन ही स्टार्ट नहीं किया। ओ भाई तरन्नुम, आज क्या सोच के रखा है? झूठी बोलना है क्या? तरन्नुम हो गया 10 सेकेंड। मैंने झूठ क्या बोला? देखो प्रेजेंटेशन चालू है, देखो तो सही तरन्नुम यार। दिखा दिख रहा है ना? देखा फिर तो नेटवर्क बीच बीच में अटक जाता है। महाराष्ट्र में हो गया? नहीं मैम, अभी हो अच्छा कुछ फैमिली की वजह से हुआ। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो, कल कहाँ तक कंप्लीट किया था हमने स्टूडेंट्स? कल कहाँ तक कंप्लीट किया था? गुसिपी मजनी के बारे में पढ़ा था हमने, यस और नो? कौन था गुसिपी मजनी? हु वाज गुसिपी मजनी? He was the founder. When he was the founder of young Italian उसने अंडरग्राउंड ग्रुप बनाया है। क्या बोलते हैं? सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए थे। वेरी गुड। गुसिपी मजनी, ही वाज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, उसने सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए थे। सीक्रेट सोसाइटीज के नेम क्या थे स्टूडेंट्स? यंग इटली एंड यंग यूरोप। रिमेंबर दिस? उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए थे जिनके नाम क्या थे? यंग इटली एंड यंग यूरोप। ठीक है, इन सोसाइटीज के अंदर जो यंग मेंबर थे, द यंग रिवोल्यूशनरीज हु वर प्रेजेंट इन द कंट्री, इन सोसाइटीज के अंदर उनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाता था। ठीक है, मेजरली यहाँ पर क्या करते थे? इन सीक्रेट सोसाइटीज में पॉलिटिकल एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती थी। एंड मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटी इस टाइम पर क्या थी? द मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटी एट दिस टाइम वाज टू स्प्रेड द रिवोल्यूशन। क्योंकि नेपोलियन की डिफीट के बाद कंजर्वेटिव्स ने फिर से यूरोप के अंदर व्हाट वी कैन से मोनार्की सिस्टम, सोशल क्लास, ये सब चीजें उसने ऐड कर दी है। लेकिन अब यहाँ पर ये रिवोल्यूशनरीज क्या चाहते थे? दिस रिवोल्यूशनरीज वांटेड के सोसाइटी में फिर से डेमोक्रेसी आए। यूरोप अभी भी कट रहा है? अभी क्लियर है ना? ओके, कटेगा ना आवाज तो बोल देना मुझे। हाँ ठीक है। नाउ गुसिपी मजनी, ही वाज वेरी मच फेमस। व्हाई ही वाज फेमस? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज की थी जिन एक्टिविटीज की वजह से सोशल ऑर्डर पर इफेक्ट पड़े। इफ आपको ड्यूक मेटरनिच याद होगा, हु वाज ड्यूक मेटरनिच? यस, चलो देखते हैं आपका टेस्ट। वेरी गुड, करेक्ट। वेरी गुड। ट्रीटी ऑफ वियना का होस्ट था। ही वाज देन ऑस्ट्रियन चांसलर एंड उसी ने ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट किया था। मतलब ही वाज अ प्रॉपर कंजर्वेटिव। वो कौन था? ही वाज अ प्रॉपर कंजर्वेटिव। एंड उसने गुसिपी मजनी को क्या टाइटल दिया था? दैट गुसिपी मजनी इज द वेरी गुड। वेरी गुड, अच्छा मेमोरी है। गुड। चलो, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया था आई थिंक द एज ऑफ रिवोल्यूशन। स्टार्ट हुआ था एज ऑफ रिवोल्यूशन स्टूडेंट्स। हैव वी स्टार्टेड एज ऑफ रिवोल्यूशन? यस, करेक्ट। नाउ हाँ, यस तरन्नुम। हाँ, इसलिए मैं पहले रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि आई नो ये चैप्टर थोड़ा है ना, मतलब अगर पूरा भी सुनते हैं ना तो कभी कभार ऐसा होता है कि क्या हुआ था, बिकॉज ये पूरा ऐसा एक साथ पूरे यूरोप की स्टोरीज बता रहे हैं ना ये लोग। इसलिए डोंट वरी, आप देख रहे होगे कि मैं आगे के लेक्चर में पहले पुराना पूरा रिवाइज करा रही हूँ फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी, आई कंटिन्यू इट। ठीक है, डोंट वरी। चलो, यहाँ पर अभी कंजर्वेटिव्स जो थे, व्हाट वर दे ट्राइंग?
दे वर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर। कंजर्वेटिव्स क्या कर रहे थे, अपने पावर्स को इकट्ठा करने का, कंसोलिडेट करने का ट्राई कर रहे थे। एंड जो लिबरल्स थे, लिबरल्स और नेशनलिस्ट जो थे, वो क्या कर रहे थे, वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे कि कैसे कंजर्वेटिज्म को हम लोग खत्म करें। ठीक है, वो लोग कॉन्स्टेंटली क्या ट्राई कर रहे थे, दे वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि कैसे हम लोग कंजर्वेटिज्म को खत्म करें। समझे, मतलब दोनों ही ग्रुप्स जो है वो अपनी अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। द फर्स्ट ग्रुप दैट इज कंजर्वेटिव्स, उनका कोशिश था कि कैसे भी करके अपने पावर्स को इकट्ठा करना है ताकि वापस कोई रिवॉल्यूशन नहीं हो। एंड वही, यस प्रिंस, यस प्रिंस, ओके नाउ, एंड वहीं पर सेकेंड साइड पर थे द लिबरल्स। लिबरल्स हर कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके उन्हें कंजर्वेटिज्म खत्म करना है। ठीक है, दोनों का क्या कोशिश था, द कंजर्वेटिव्स वर ट्राइंग कि वो अपने पावर्स को कैसे गेन करके रखे, एट द सेम टाइम द लिबरल्स वर ट्राइंग कि कैसे कंजर्वेटिज्म को हम लोग हटाए। ठीक है, यहाँ पर अगेन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किसने की स्टूडेंट्स, द शुरुआत वॉज डन बाय दी वेरी गुड एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने डिसाइड किया कि कैसे भी करके हमें इस कंजर्वेटिज्म को खत्म करना है, हमें डेमोक्रेसी लेकर आनी है। ठीक है, नाउ पहला रिवॉल्यूशन कहां से शुरू हुआ था, अगर आपको 9th स्टैंडर्ड याद होगा, पहला रिवॉल्यूशन, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला रिवॉल्यूशन कहां से शुरू हुआ था, इट स्टार्टेड इन फ्रांस। चलो देखते हैं मेमोरी कितना स्ट्रॉन्ग है। ईयर, ईयर 1789। ओहो वेरी गुड, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा, 1789 में, वेरी गुड, पहला रिवॉल्यूशन फ्रांस में शुरू हुआ था। एंड उसके बाद बाकी के यूरोप में इसका इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में हमें यूरोप पे क्या इफेक्ट पड़ा वो पता नहीं था, क्योंकि 9th में हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे। वी वर नॉट लाइक कंसिडरिंग द यूरोपियन पार्ट। अब यहाँ पर हम पूरे यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी विल सी कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन जो हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली यूरोप में उस पर कैसे इफेक्ट पड़ा। तो अगेन फ्रांस में 1830 में रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, जो बॉर्बन डायनेस्टी को, इफ यू रिमेम्बर 1789 के टाइम पर फ्रांस को कौन रूल कर रहा था, लुइस 16 वाज रूलिंग फ्रांस। ठीक है, और वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता था, ही बिलोंग टू दी बॉर्बन किंगडम। वेरी गुड, करेक्ट। नाउ जब 1815 में वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वियना कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया था स्टूडेंट्स, वियना कॉन्फ्रेंस के अंदर वापस से फ्रांस का रूलरशिप जो है वो किसको दे दिया था, बॉर्बन डायनेस्टी को दे दिया था। करेक्ट, जब फ्रांस में सेकेंड टाइम रिवॉल्यूशन हुआ तो लोगों ने किस पे अटैक किया, डायरेक्टली बॉर्बन किंग पर अटैक किया, उसको उसकी थ्रोन से हटा दिया। एंड फाइनली फ्रांस के अंदर फिर से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फ्रांस में से मोनार्की सिस्टम हट गया। ठीक है, क्लियर, क्लियर, समझा यहाँ तक। हाँ, अगर फ्रांस से तो कोई यूरोप से हट गया होगा ना। नहीं, फ्रांस में शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है ना, फ्रांस इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ यूरोप, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट, तभी तो वहां पर कुछ भी होता है तो पूरा यूरोप उससे इफेक्ट होता है, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रांस में कुछ हुआ तो पूरे यूरोप में वो हो गया, ऐसा शुरुआत वहां से हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पूरे यूरोप में फैल रहा था। ठीक है, इट वाज अफेक्टिंग दी होल यूरोप। ठीक है, समझ में आया, सबको समझ में आया। सी फ्रांस, हाँ फ्रांस से शुरुआत हुई, एंड देन उसके बाद बेल्जियम ने भी क्या किया, अपने आप को सेपरेट कर दिया फ्रॉम द किंगडम ऑफ नीदरलैंड। मतलब वी कैन सी कि ये रिवॉल्यूशन का इफेक्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली यूरोप के ऊपर पड़ रहा था। तरन्नुम समझा क्या, हाँ यही चीज, यही 2 पैराग्राफ अपन ने पढ़े थे, हाँ, और कुछ भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, क्लियर, ओके चलो अभी स्टार्ट करते हैं आगे। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite
across the Europe was the Greek War of Independence. Greece had been the part of Ottoman Empire since the 15th century. The growth of the revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks, which began in 1821. Nationalism in Greece got support from the Greek living in the exile and also from many West Europeans who have sympathized for the ancient Greek culture. अभी ध्यान देना है यहाँ पे कि फ्रांस के अंदर या हम कह सकते हैं कि एंटायर यूरोप के अंदर ये रिवॉल्यूशन का अगेन शुरुआत कहाँ से हुआ था, ये आइडिया लोगों को कहाँ से आया था? फ्रॉम द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. कहाँ से आया था? फ्रॉम द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीक जो है it was the part of Ottoman Empire since the 15th century. मतलब 1400 से लेकर ग्रीक जो है उसको किसने कैप्चर करके रखा था? ओटोमन एम्पायर ने. इसके अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज है, उन लोगों ने कैप्चर करके रखा था. एंड फाइनली ग्रीस के अंदर 1821 से इंडिपेंडेंस का जो वी कैन से स्पार्क था वो स्टार्ट हुआ एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस. ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? ये वापस से यूरोपियंस कैसे एकदम मतलब देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, नेपोलियन के बाद, अगेन कंजर्वेटिज्म आने के बाद द यूरोपियन पीपल वेर नॉट सो श्योर कि अगर वो लोग ने स्ट्रगल किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा. स्टिल रिवॉल्यूशनरीज, लिबरल्स सब ट्राई कर रहे थे कि उनको इंडिपेंडेंस मिले. ठीक है, एवरीवन वाज ट्राइंग इट, लेकिन दे वेरेंट श्योर. बट आफ्टर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दे गेन द कॉन्फिडेंट. क्योंकि सोचो अगर ग्रीस 400 साल तक रूल करने वाले पर्सन को हटा सकता है तो यहाँ पर तो खाली 10-15 साल हुए थे, राइट? 1815 तक तो नेपोलियन था, उसके बाद ही तो कंजर्वेटिव्स आए थे. तो यहाँ पर ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इसकी वजह से द पीपल इन यूरोप, द लिबरल्स, द रिवोल्यूशनरीज, इन सब लोगों ने इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया. ठीक है, द ग्रीक पीपल लिविंग इन दैट एरिया दे वेर ऑल्सो स्ट्रगलिंग. एंड ग्रीस से जिन लोगों को एग्जाइल कर दिया गया था, जैसे हमने देखा था कि कोई भी अगर इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करता था या रिवोल्यूशन की बात करता था तो क्या किया जाता था? द कंजर्वेटिव्स यूज्ड टू सेंड देम आउट ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पर भी सेम हुआ था. ग्रीस ने भी अपना इंडिपेंडेंस का वॉर लड़ा. इंडिपेंडेंस के वॉर में द पीपल रिसाइडिंग इन द ग्रीस दे वेर ऑल्सो फाइटिंग. और जो ग्रीक लोग जो एग्जाइल में रह रहे थे इवन उन लोगों ने भी इस इंडिपेंडेंस के वॉर को सपोर्ट किया. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सबको? यस तरन्नुम. क्यों ऐसा तरन्नुम? मेरा ना मैं आपको जैसे बोला ना मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो ना मेरा हेडेक बहुत हो रहा है. तो मैं क्लास को भी सुन रही हूँ बट रिविजन के लिए फिर से आप मुझे एक क्लास का सिर्फ लेक्चर देख सकते हो? श्योर बिल्कुल, बट तबीयत का ध्यान रखो. हाँ, वरना 45 मिनट्स लेक्चर में बैठोगे फिर 45 मिनट सेम लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें क्या होगा? ऐसा है क्या? तो कोई बात नहीं तो ट्राई आउट करने का लेक्चर का चीज लेक्चर में ही हो जाए. तो जो एडिशनल टाइम है उसमें अपन चैप्टर रीडिंग कर सकते हैं, है ना, इसके एमसीक्यूज मिलते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं या दूसरे होमवर्क्स कर सकते हैं. ठीक है, तबीयत का ध्यान रखो. हाँ, तबीयत का ध्यान रखो, मेन तो तबीयत है अपना. ठीक है, चलो. नाउ क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? व्हाट हैव वी स्टडीड? के यूरोपियंस को नेशनलिस्टिक फीलिंग्स उनकी कैसे अरोज हुई आफ्टर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. दे सॉ दैट के ग्रीक ने 400 इयर्स के रूल को एंड किया है तो इट मोटिवेटेड देम. दे थॉट कि अगर ग्रीक ये कर सकता है तो व्हाई कांट वी डू. हमने भी तो पास्ट में कंजर्वेटिज्म को हटाया था तो हम अभी भी इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं.
Poets and artisans lauded Greece as the cradle of the European civilization and mobilized public opinion to support in the struggle against the Muslim Empire. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight the war where he died of fever in 1824. अभी ध्यान दो यहाँ पर क्या हुआ है that slowly and gradually people started thinking कि ग्रीक ने इतने ईयर का जो उनका स्ट्रगल था उसको उन लोगों ने फाइनली इंडिपेंडेंस के फॉर्म में गेन किया. पोएट्स और आर्टिस्ट हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पार्ट में भी देखा था कि खाली वॉर लड़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इवन ये जो पोएट आर्टिस्ट फिलोसोफर्स होते हैं ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी इंडिपेंडेंस के मैसेज को बहुत स्ट्रांगली स्प्रेड करते हैं. कैसे स्प्रेड किया जाता है, पोएट्स कंट्री के रिलेटेड पोएम्स लिखते हैं, उन पोएम्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, उन पोएम्स के थ्रू द पीपल स्टार्ट गेटिंग द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स. उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, राइट. सो द पोएट एंड द आर्टिस्ट वे डूइंग दिस थिंग. उन्होंने ऐसा शो किया था कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इज समथिंग लाइक जो यूरोप को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर सकता है कि वो लोग अपना वॉर फाइट करें. ठीक है. ओटोमन एम्पायर इट वाज रूल्ड बाय द मुस्लिम रूलर एंड काफी ईयर्स से दे वर रूलिंग इट. ठीक है. अच्छा टेल मी आप लोगों को खिलाफत मूवमेंट याद है क्या? डू यू रिमेम्बर द खिलाफत मूवमेंट? 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था. डू यू रिमेम्बर इट? हैव यू स्टडीड अबाउट? अच्छा जलियनवाला बाग के बारे में सुना है? जलियनवाला बाग के बारे में सबने सुना है? अच्छा हाँ, इसमें जलियनवाला बाग के जस्ट बाद देयर वाज अ मूवमेंट कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट. क्या वर्ड सुना है? कभी भी नहीं सुना है तो जल्दी से ना बोलना. सुना है खिलाफत मूवमेंट? वर्ड सुना है खिलाफत मूवमेंट. चलो ठीक है. जलियनवाला बाग क्यों हुआ था वो याद है? जलियनवाला बाग इंसिडेंट्स क्या था वो याद है? चलो सबको याद है, वेरी गुड. जलियनवाला बाग इंसिडेंट्स में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने इंडियंस के ऊपर ओपन फायर कर दिया था जिस वजह से मेनी पीपल डाइड. ठीक है. जिस वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे. इसके बाद गांधी जी को लगा दिस इज अ ग्रेट टाइम जहां पर हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों के मन में एंगर तो है, अब इस एंगर को एक मूवमेंट का रूप दे देते हैं तो हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगा. ठीक है. सो गांधी जी ने जलियनवाला बाग इंसिडेंट्स के बाद में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था. क्या स्टार्ट किया था? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था. ना इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के अंदर जो हिंदूज थे उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा दिख रहा था. मुस्लिम्स वेर मतलब दे वेर पार्टिसिपेटिंग लेकिन उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन उनका नहीं था. ठीक है. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब कुछ गलत हमारे रिलीजन के साथ होता है या हमारे लोगों के साथ होता है तब ज्यादा अटैचमेंट होता है, राइट. सो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने हिंदूज एंड मुस्लिम्स में इतना हेट क्रिएट कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ था. तो जलियनवाला बाग इंसिडेंट्स के बाद जब गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो हिंदूज का पार्टिसिपेशन ज्यादा था, मुस्लिम्स आल्सो पार्टिसिपेटेड, लेकिन उनका इतना ओपन सपोर्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को नहीं था. उसी टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था. रिमेम्बर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था, याद है कुछ? 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था. अच्छा, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ भी मालूम है आपको? ओके, कोई बात नहीं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने टर्की का जो किंग था उसको थ्रोन से हटा दिया था. क्या किया था? टर्की का जो किंग था उसे थ्रोन से हटा दिया था. एंड इसकी वजह से मतलब ही वॉज कंसिडर्ड एज द मैसेंजर ऑफ इस्लामिक रिलीजन एंड इस वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने मुस्लिम्स थे दे वेर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स.
ठीक है, उन्होंने क्या किया था, टर्की का जो रूलर था उसे उसकी थ्रोन से हटा दिया था एंड एंटायर वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने इस बात की वजह से ब्रिटिशर्स को अपना एनिमी कंसिडर किया था। अब इंडिया के अंदर भी ये इवेंट हुआ था। इंडिया के अंदर इस इवेंट को नाम क्या दिया गया था, खिलाफत मूवमेंट। क्या नाम दिया गया था, खिलाफत मूवमेंट। इट वाज द मूवमेंट जो ब्रिटिशर्स ने, सॉरी, जो मुस्लिम्स ने अंडरटेक किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, याद आया खिलाफत मूवमेंट। आपको शायद इतना पूरा डिटेल नहीं पता होगा कि क्या हुआ था, आपको सिर्फ इतना पता होगा कि इंडियन मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था एंड बाद में गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को कंबाइन कर दिया था। आपने 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में ये पढ़ा था, बराबर ना? सही बोला कि गलत बोला? यस, चलो, इतना ही पढ़ा था ना कि गांधी जी ने जलियनवाला बाग के बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और क्या बोल सकते हैं, मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया एंड गांधी जी ने फिर मिलकर क्या किया, इन दोनों मूवमेंट्स को कंबाइन कर दिया और ब्रिटिशर के अगेंस्ट अपनी वॉर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। लेकिन हमने कभी भी इसका रीजन नहीं पढ़ा। रीजन हम इस ईयर के 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर भी सॉ के टर्की का जो किंग था, ही वॉज कंसिडर्ड एज द मैसेंजर ऑफ इस्लामिक रिलीजन एंड ब्रिटिशर्स ने उनको थ्रोन से हटा दिया था। थ्रोन से हटाने के बाद में the Muslims all around the world were against the Britishers and same thing happened in India also। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम ने ये क्यों कनेक्ट कर दिया, क्या बता रहे थे? अभी हम तो ग्रीक के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम ओटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे, तो अचानक से ये कहाँ आ गया? तो अचानक से ये क्यों आया? क्योंकि ध्यान दो कि ये जो ग्रीस का इंडिपेंडेंस था ना, ये उनको किससे मिला था? मुस्लिम एम्पायर से मिला था। कहाँ से मिला था? मुस्लिम एम्पायर से मिला था एंड ये कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि अभी तक ओटोमन एम्पायर के अंदर और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी। ओटोमन एम्पायर वाज द पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, तो अभी भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी। 1821 में इन्होंने अपना ये वॉर स्टार्ट किया था अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर और ग्रेजुअली जाते जाते 1918 में फाइनली यूरोप की जो बाकी कंट्रीज थी उनको फ्रीडम मिला था। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सी, हम लोगों ने अभी तक खाली खिलाफत इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा है। हमने देखा है कि ब्रिटिशर्स ने उन पे अटैक किया था, बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले ओटोमन एम्पायर ने उन कंट्रीज को कैप्चर किया था इन द 15th सेंचुरी एंड देन बाद में ब्रिटिशर्स ने इन कंट्रीज के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, क्लियर? क्लियर? Okay. Now, finally, the Treaty of Constantinople was signed in 1832, recognized Greece as the independent nation. Finally, treaty sign हुआ ओटोमन एम्पायर और ग्रीक के बीच में एंड ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस किया गया। अच्छा, आप लोगों ने हिस्ट्री में ये कभी भी पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स को ट्रेड रूट ढूंढने थे इसीलिए वो इंडिया आए थे? ऐसा कुछ भी सुना है क्या? क्या सुना है आपने इसके बारे में? सी, माय क्वेश्चन इज कि हैव यू एवर हर्ड कि ब्रिटिशर्स इंडिया आना नहीं चाहते थे, वो तो ट्रेड के लैंड रूट्स बंद हो गए थे, इस वजह से उन्हें सी रूट ढूंढना पड़ा एंड इस वजह से वो इंडिया आए। सुना है क्या ऐसा कुछ भी? सुना है? सुना है? अच्छा, अब ये ट्रेड रूट्स बंद कब हुए थे आपको पता है? इन द ईयर 1832। ये ट्रेड रूट्स कब बंद हुए थे? इन द ईयर 1832। ये ट्रीटी साइन होने के बाद में ये पूरा का पूरा एरिया ये मुस्लिम लीडर्स के पास चला गया था और मुस्लिम लीडर्स ने क्या किया था? उन लोगों ने क्लियरली बोल दिया था कि ब्रिटिशर्स
इस रूट को यूज करके ट्रेड नहीं करेंगे। क्या बोला था कि ब्रिटिशर्स इस रूट को यूज करके ट्रेड नहीं करेंगे। एंड तभी बहुत सारे लोग नया रूट ढूंढने के लिए निकले, जिसमें से ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, पोर्चुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया। ठीक है, तो वो लोग नया ट्रेड रूट ढूंढ रहे थे। वो लोग इंडिया को कैप्चर करने नहीं आ रहे थे। मे भी हो सकता है कि उन्हें इंडिया के एग्जिस्टेंस के बारे में भी शायद कुछ नहीं पता था। वो तो अपना ट्रेड कर रहे थे। दे वर ट्रेडिंग विद द ईस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, ये यूरोप कहाँ पर है? वेस्टर्न पार्ट में है। दे वर ट्रेडिंग टू द ईस्टर्न कंट्रीज। और पहले ये ट्रेड जो है वो लैंड रूट के थ्रू होता था, बट आफ्टर दिस ट्रीटी लैंड रूट्स को बंद कर दिया गया था। एंड इसीलिए फॉर द यूरोपियन कंट्रीज इट वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि वो नया ट्रेड रूट ढूंढे। ठीक है, लैंड बेस तो बंद हो गए थे, तो फिर उसके लिए उनको कहाँ से आना पड़ा था? उनको सी वेस्ट के थ्रू यहाँ पे आना पड़ा। एंड इतने बड़े ओशन में दे फाउंड इंडिया। एंड यहाँ पर वो सिर्फ किस लिए आए थे? दे जस्ट केम के इतने टाइम से दे आर डूइंग द वोएज और थोड़े टाइम रेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आए थे। बट देन दे सॉ कि इंडिया के अंदर कितना अच्छा फर्टिलिटी है सॉइल का, यहाँ का टेक्सटाइल कितना अच्छा है, यहाँ पे स्पाइसेस कितने अच्छे हैं। एंड देन दे डिसाइडेड दैट दे विल ट्रेड। ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सब चीजें कनेक्टेड है। ऑलमोस्ट सब चीजें कनेक्टेड है। मतलब अभी यहाँ पे हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे, वी वर स्टडिंग अबाउट दी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बट ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द शुरुआत, जिसकी इवन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था, है ना। यहाँ पे इसके आगे इसी चैप्टर में वी विल स्टडी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या कॉज था। ये सब कुछ एक दूसरे चीजों के साथ अटैच्ड है। अगर ये ट्रीटी साइन नहीं हुई होती तो मे बी शायद ब्रिटिशर्स कभी इंडिया नहीं आते, मे बी इंडिया को कैप्चर नहीं किया गया होता, मे बी शायद आज भी हम लोग गोल्डन बर्ड होते, है ना, हमारे रिसोर्सेस एकदम रिच होते। ठीक है, बट ये ट्रीटी की वजह से दे फाउंड अ न्यू वे और वो कहाँ पर आ गए? दे लैंडेड अप टू इंडिया। एवरीथिंग इज कनेक्टेड ओवर हियर। अब तक हमने सिर्फ इंडियन हिस्ट्री देखी थी, वी डिडंट फाइंड आउट द कॉज के ब्रिटिशर्स इंडिया क्यों आए थे। बट यहाँ पर हमको स्लोली एंड ग्रेजुअली पता चल रहा है कि व्हाई डिड दे केम टू इंडिया। चलो ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया यहाँ तक? देखो क्या पढ़ा ये पैराग्राफ में, मैंने एडिशनल बहुत कुछ बता दिया है जो आपको थर्ड चैप्टर में भी हेल्प करेगा। बट यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पर व्हाट हैव वी स्टडीड? यहाँ पर हमने पढ़ा कि यूरोपियंस के अंदर फिर से नेशनलिस्टिक फीलिंग्स कैसे अरोज हुई आफ्टर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस जो था इट वाज द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। देन आफ्टर दैट दे स्टार्ट द ग्रीस डिसाइडेड कि उनको अपना इंडिपेंडेंस के लिए वॉर फाइट करना है। द पीपल लिविंग इन द ग्रीस उन्होंने भी फाइट किया एंड द पीपल आउटसाइड द ग्रीस दे आल्सो फॉट फॉर इट। पोएट, आर्टिशियंस, उन सब लोगों ने भी बताया कि कैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बाकी के यूरोप को मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, समझा यहाँ तक? समझा यहाँ तक एवरीवन? एवरीवन चलो, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ वॉर नहीं होता है ना, बताया कि नहीं? यस टेल मी। हमने ऊपर क्या देखा अभी कि नेशनल, आप एक क्या बोल सकते हैं, नेशनलिस्ट हो, ये प्रूफ करने के लिए आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। देयर आर अदर वेज जिनके थ्रू आप अपने नेशनलिज्म को शो कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, लोगों तक उस चीज को पहुंचा सकते हो। आपको वॉर लड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस पार्ट में हम वही स्टडी करेंगे कि व्हाट वेर दी अदर वेज जिससे नेशनलिज्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ नेशनलिज्म। अब तक हमने क्या देखा है कि अगर आप नेशनलिस्टिक हो दैट मीन्स आपको वॉर लड़ना है, आपको दूसरी कंट्री को हेट करना है। बट हियर वी विल स्टडी कि नेशनलिज्म मतलब सिर्फ वॉर लड़ना नहीं होता है।
नेशनलिज्म मतलब आप दूसरे वेज से भी अपने फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आर दी वेज? The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. पहली लाइन में क्या लिखा है कि नेशनलिज्म शो करने के लिए आपको लड़ने की या दूसरी कंट्री को कैप्चर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music help express and shape nationalistic feelings. खाली वॉर लड़ने से आप अपने आप को नेशनलिस्ट नहीं बोल सकते। देयर आर अदर वेज, ठीक है। आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने पेंटिंग्स के थ्रू, अपने पोएम्स के थ्रू, अपनी स्टोरीज, अपने सॉन्ग्स, इन सब चीजों के थ्रू भी अपने नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। समझा यहाँ तक? फर्स्ट पैरा समझ में आया क्या? ईच एंड एवरी लाइन इज हियर इम्पोर्टेंट। कहीं से भी एमसीक्यू बन के आ जाता है, कहीं से भी एमसीक्यू बन के आ जाता है। हाँ, चलो क्या पढ़ा ये पैराग्राफ में? नेशनलिज्म मतलब खाली वॉर लड़ना नहीं होता है या दूसरी कंट्री को कैप्चर करना नहीं होता है। गेटिंग? अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना, अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करना, पोएट्री, स्टोरी, सॉन्ग्स, इन सब चीजों के थ्रू भी अपने नेशनलिज्म को हम लोग शेप कर सकते हैं। Let us look at the Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reasons and signs and focus instead on emotion, intuitions, and majestical feelings. Their efforts was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation. ये जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, मतलब जो लोग पोएम्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू अपने नेशनलिज्म को शो करना चाहते थे, वो लोग कभी भी साइंस एंड रीजनिंग, इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है। मतलब लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, ये सब चीजों पर वो लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। उनका मानना क्या था? उनका मानना एकदम क्लियर था कि ये नेशनलिज्म जो है, दिस इज अ फीलिंग, ठीक है। ये कैसे आता है? इट कम्स आउट ऑफ द शेयर्ड कल्चर। अगर हम लोगों ने सेम कल्चर शेयर किया है, हमारे इमोशन सेम है, तो ही हम एक साथ रह सकते हैं। गेटिंग? उनका मानना क्या था? दे डिड नॉट फोकस्ड ऑन द लॉजिक्स कि ये लॉजिकल है, वो लॉजिकल है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। वो लोग उस बात पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे। उनका फोकस क्या था? दैट ये इमोशंस जो है, ये लोगों को एक साथ में लेकर आते हैं। क्या लोगों को एक साथ लेकर आता है? द इमोशन। जो हमने एक जैसा कल्चर शेयर किया है, ये एक कल्चर हमको एक नेशन में कन्वर्ट करता है। लॉजिक्स हमें नेशन में कन्वर्ट नहीं करते। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या पढ़ा हमने ऊपर? क्या पढ़ा हमने? दैट वॉर लड़ना, टेरिटरी एक्सपांड करना, दिस इज नॉट द ओनली वे टू शो नेशनलिज्म। हम लोग नेशनलिज्म कैसे शो कर सकते हैं? बाय शेयरिंग आवर कल्चर, बाय शेयरिंग आवर आर्ट। हम उसके थ्रू भी अपना नेशनलिज्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, वो लोग कभी भी साइंस एंड लॉजिक पर फोकस नहीं करते थे, रेदर उनका फोकस कहाँ पर होता था? ऑन इमोशंस। दे सेड दैट कि एक नेशन कब आ सकता है एक साथ में? जब उन लोगों ने कॉमन कल्चर शेयर किया हो। अगर हमारा कल्चर सेम है, अगर हमने सेम चीजें शेयर की है पास्ट में, तो ही हम लोग एक साथ में रह सकते हैं, वरना हम एक साथ में नहीं आ सकते। क्लियर? क्लियर? पक्का? पक्का? ओके। कुछ फिलोसोफर्स का मानना था कि जर्मन कल्चर जो है, अगर आपको देखो, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जर्मनी नाम का कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। याद है? याद है? स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पेज पे हम लोग वो इमेज को, पिक्चर को, पेंटिंग को जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे, वहां पर हमने क्या देखा था कि फ्रेडरिक सोरियो ने जब वो पेंटिंग बनाई थी, उस टाइम पर
जर्मनी नाम का कोई नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यस और नो, याद है? ओके, तो यहाँ पर अब जो फिलोसोफर्स उस एरिया को बिलोंग करते थे, उनका मानना क्या था कि अगर आपको जर्मनी का एक्चुअल कल्चर देखना है, अगर आपको एक्चुअल कल्चर डिस्कवर करना है, तो वो एक्चुअल कल्चर आप कहाँ पर डिस्कवर कर सकते हो? फ्रॉम कॉमन पीपल, जो आम लोग हैं, उनकी जो रेगुलर लाइफ है, उसके थ्रू आप जर्मनी के कल्चर के बारे में जान सकते हो। थ्रू द सॉन्ग, थ्रू दी पोएट्रीज, थ्रू दी डांस, ये सब चीजों के थ्रू हम कल्चर के बारे में जान सकते हैं, रेदर देन किसी ने कुछ लिखा हो वहां से। गेटिंग? जो डॉक्यूमेंट्स है, हमें वो सब चीजों पे नहीं देखना है। इफ हमें जर्मनी के बारे में जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें जर्मनी के बारे में जानना है, तो हमें जर्मनी के कॉमन लोगों पर ध्यान देना पड़ेगा। द कॉमन पीपल विल टेल अस अबाउट द ट्रू कल्चर ऑफ जर्मनी। ठीक है, सॉन्ग्स, पोएट्रीज, पेंटिंग्स, ये सब चीजें उनको कल्चर के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ओके, तो जो रोमांटिक नेशनलिस्ट थे, वो लोग किन चीजों पर फोकस कर रहे थे? दे वेर फोकसिंग ऑन कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फोक सॉन्ग्स एंड फोक लोर्स। वो लोग क्या कर रहे थे? जो जर्मन के बारे में पहले बातें बोली जाती थी, और कुछ अगर पेंटिंग्स होगी उसके रिलेटेड, कुछ कल्चरल चीजें होंगी, उन सब चीजों को कलेक्ट कर कर वो अपने कंट्री को बिल्डअप कर रहे थे। वो लोग वॉर के थ्रू ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। दे क्लियरली बिलीव कि वॉर के थ्रू कभी भी नेशंस को एक साथ नहीं लाया जा सकता है। वॉर के थ्रू हम सिर्फ लोगों की लाइफ का लॉस करेंगे, प्रॉपर्टी का लॉस करेंगे, नेशंस को और दूर करेंगे। उससे बेटर क्या है? उससे बेटर है कि लोगों को रियलाइज कराओ कि हम सबका कल्चर सिमिलर है। अगर लोगों को ये कल्चरल आइडेंटिटी पता चल गई, तो वो अपने आप कंट्री बिल्डअप करेंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? कितना सही है ना? कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस पास्ट में जाओ, कल्चर के बारे में स्टडी करो, लोगों को उस बारे में बताओ, एंड कंट्री बिल्डअप कर लो। बराबर ना? यस और नो? ओके मैम। हाँ, क्या हुआ? लोग सुनेंगे नहीं अपने। नहीं, जब कल्चर सेम होगा तो क्यों नहीं सुनेंगे लोग? चलो कंटिन्यू करते हैं अभी। अच्छा, अब जर्मन्स जो है, दे वेर फोकसिंग ऑन दी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है। अच्छा देखो, इसमें है ना 12th स्टैंडर्ड में आपको इंग्लिश में है ना, पहला चैप्टर है, पहला लेसन है, जिसका नाम है लास्ट लेसन। क्या मैम? 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश बुक जब आप पढ़ोगे ना, अभी से देखो प्रिपेयर कर रही हूँ मैं आपको 12th के लिए भी, जब आप इंग्लिश बुक पढ़ोगे ना, तो इंग्लिश बुक में आपके फर्स्ट लेसन का नाम है लास्ट लेसन। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, पहला लेसन लास्ट लेसन कैसे हो सकता है? चैप्टर नंबर 1, नेम ऑफ द चैप्टर लास्ट लेसन। ठीक है, समझा? अच्छा, अब ये चैप्टर जो है ना, ये उस टाइम के बारे में बता रहा है अपने को, जब इटली ने है ना जर्मनी के ऊपर, जर्मनी को कैप्चर वगैरह किया था, और स्कूल्स के अंदर कंपलसरी बोला गया था कि उनकी लैंग्वेज यूज की जाएगी, और ये लैंग्वेज को हटा दिया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पर वो स्कूल का डे था, जिसमें जो लोकल लैंग्वेज थी, जैसे अपनी कंट्री के अंदर अपनी मेजॉरिटी ऑफ लोगों की लोकल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। ठीक है, अब अगर कोई कंट्री हमें आके कैप्चर करेगी, तो यूजुअली क्या किया जाता है? लैंग्वेज पर अटैक किया जाता है ना? जैसे अब देखो इंडिया का सीन, आप देखो, इंडिया जो है वो आज तक, हम लोग को इंडिपेंडेंस मिलके 70 इयर्स से ज्यादा हो गए, बट आज तक हमें ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। कैसे नहीं मिला, बताओ मुझे जरा, कैसे इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिला? कैसे? रिलीजन तो ठीक है, और लैंग्वेज, क्या इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है? क्या इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है? बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज है ही नहीं।
लेकिन सोचो आज तक हम लोग इंग्लिश ही यूज कर रहे हैं। उल्टा अब हमारी कंट्री के अंदर सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि इंग्लिश हैज बिकम द वे टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑल्सो। अगर किसी बंदे को इंग्लिश नहीं आती तो हम लोग उसको भाव तक नहीं देते कि अरे बाप रे इसको तो इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती। होता है ना, अगर कोई प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं करता तो हम उसकी हंसी उड़ाते हैं। जस्ट सोचो ये हमारी भाषा है भी नहीं, दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज, ये हमारी भाषा ही नहीं है, लेकिन स्टिल आज तक हम इस भाषा को यूज कर रहे हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये लैंग्वेज हमारी कंट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बनती जा रही है। मतलब दो हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका है बट स्टिल अभी तक हम कंप्लीटली फ्री नहीं हुए हैं। क्यों कंप्लीटली फ्री नहीं हुए हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें रूल नहीं कर रहे, लेकिन उनकी लैंग्वेज 100% हमें रूल कर रही है। यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? क्या हुआ सादिक, क्या हुआ? गवर्नमेंट को चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने चेंज करने की कोशिश की थी, अभी की बात नहीं है। जब इंडिपेंडेंस मिला था ना उसके 5-6 साल बाद ही गवर्नमेंट ने कोशिश की थी टू चेंज इट, बिकॉज उनको भी तब पता था कि इंग्लिश जो है वो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं। उन्होंने नेशनल लैंग्वेज को हिंदी करने के बारे में सोचा था, लेकिन जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि अगर हिंदी उनका नेशनल लैंग्वेज हुआ तो वो इंडिया से सेपरेट हो जाएंगे। और तमिलनाडु के अंदर तो इवन वायलेंस भी हुआ था ना। बाकी सब जगह मतलब जो बाकी के सदर्न स्टेट्स है वो तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, द पीसफुल प्रोटेस्ट। तमिलनाडु में तो इसकी वजह से दंगे भी हो गए थे, है ना, वायलेंस में कन्वर्ट हो गया था एंड इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको स्टॉप किया। सोचो, मतलब हमने क्योंकि उनकी लैंग्वेज को अडेप्ट कर लिया है इस वजह से फ्री होकर भी हम लोग कंप्लीटली फ्री नहीं है। एंड इसीलिए यहाँ पर देखो हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ जो फिलोसोफर्स थे उनका बोलना क्या था कि लैंग्वेज इज द वन थिंग जिससे आप फाइट कर सकते हो। लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो? लैंग्वेज के थ्रू आप अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर सकते हो। आप उनकी भाषा कभी भी मत सीखना, अगर आप सीख भी गए तो नेवर यूज इट, क्योंकि अगर आपने एक बार उनकी भाषा को एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब होगा कि आपने उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? कि पीपल ओवर ईयर, ये यूरोप के अंदर तो क्लियरली द रिवॉल्यूशनरीज और जो नेशनलिस्ट थे वो क्या बोलते थे कि कभी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि अगर लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया तो क्या हो जाएगा? लैंग्वेज एक्सेप्ट करना मतलब अल्टीमेटली ये बताना कि हमने आपको भी एक्सेप्ट कर लिया है। देखो ये पैराग्राफ ऊपर वाला मैं थोड़ा कल बाद में बताऊंगी, जो हम लैंग्वेज पे डिस्कशन कर रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। क्या बोला था? पोलैंड के अंदर लैंग्वेज को वेपन की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया था। पोलैंड में क्या कर रहे थे? लैंग्वेज को वेपन की तरह यूज कर रहे थे। दे यूज टू यूज पॉलिश लैंग्वेज। उन लोगों ने, रशिया ने उनको कैप्चर किया था, लेकिन पोलैंड के लोगों ने रशियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया। पोलैंड के लोग पॉलिश लैंग्वेज ही बोलते थे। जब भी उनके कोई चर्च के गैदरिंग्स होते थे या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, हर चीज में वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? पॉलिश लैंग्वेज ही यूज करते थे। रशियंस ने उनको जेल भी भेजा था, दे वर पुट इनटू द जेल फॉर यूजिंग द पॉलिश लैंग्वेज, लेकिन स्टिल उन्होंने रशियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड दिस बिकेम अ मेजर वेपन, है ना, दिस बिकेम अ मेजर वेपन, क्योंकि अगर एक बार पोलैंड के लोगों ने रशियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया होता इसका मतलब क्या होता कि पोलैंड ने रशियन रूल को भी एक्सेप्ट कर लिया है। एंड अगर पोलैंड को फ्यूचर में इंडिपेंडेंस मिलता तो भी पोलैंड ट्रूली फ्री नहीं हो पाता, जैसे अपने इंडिया का केस है। इंडिपेंडेंस मिलकर भी क्या हम लोग ट्रूली फ्री हुए हैं अभी तक? हम लोग आज भी उन्हीं के टाइप के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, आज भी हम उन्हीं की लैंग्वेज यूज करते हैं,
आज भी हम उनके लैंग्वेज के गुलाम हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रशिया और पोलैंड का केस जो हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लोगों ने लैंग्वेज को एक वेपन की तरह यूज किया। कहीं पर भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाना होता था तो वो लोग पॉलिश लैंग्वेज में ही देते थे, भले ही उसके लिए उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। एंड इस वजह से वो लोग रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट फाइट कर पाए थे। ठीक है, क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? चलो अभी ये वाला पार्ट अपन कल वापस डिस्कस करेंगे, ऊपर वाला पार्ट। ओके, क्लियर? चलो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसका प्रिपरेशन करते जाओ। हाँ, इसका प्रिपरेशन करते जाओ। अभी अपने खाली 3-4 टॉपिक्स और बाकी है इसमें, फिर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है? यस उदिता, यस अभी जो एग्जाम होने वाले ना, उसके अंदर मैम ने बोला है स्कूल वाले कि नेशनलिज्म इन इंडिया और डेवलपमेंट आने वाला है। आप लोगों ने पहले मुझे बताया कि नेशनलिज्म इन यूरोप आने वाला है। मैम इनके मेहता में तो यही है, नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है।